हेलो स्टूडेंट, आप सबका हमारे चैनल में बहुत ही स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे संख्या पद्धति होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब आपको यहाँ नाम से ही पता चलता होगा पद्धति का मतलब क्या होता है। पद्धति का मतलब होता है एक सिस्टम होता है। ठीक है ना, क्या होता है? सिस्टम होता है। सिस्टम का मतलब जब किसी विषय या वस्तु को आप एक क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो जो व्यवस्थित क्रम आपको प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग पद्धति बोलते हैं। समझ में आ रहा है? जब किसी विषय या वस्तु को हम एक सीक्वेंस में व्यवस्थित करते हैं, क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो जो व्यवस्थित क्रम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पद्धति बोलते हैं या सिस्टम बोलते हैं। ठीक है ना। तब यहाँ देखिए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा संख्या पद्धति है। तो हम यहाँ पे किसको व्यवस्थित करेंगे? यहाँ पे हम संख्याओं को व्यवस्थित करेंगे उनके गुणों के आधार पर। ठीक है ना। जब हम संख्याओं को उनके गुणों के आधार पर क्रम से व्यवस्थित करेंगे तो जो क्रम हमको प्राप्त होगा, व्यवस्थित क्रम, उसी क्रम को हम क्या कहेंगे? उसी क्रम को हम बोलते हैं संख्या पद्धति। तो देखिए, इसमें संख्या पद्धति में हमारा पहला संख्या है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो इसका डिफिनीशन है, गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या डिफिनीशन इसका? गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब गिनती के संख्याएं कौन कौन से होते हैं? आप जानते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, डॉट डॉट। ये कहाँ तक टेंड करता है? ये जो नंबर है हमारा प्राकृतिक, ये इनफाइनाइट तक टेंड करता है। समझ में आ रहा है ना? तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्राकृतिक संख्या क्या है तो आप बताएंगे गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। और ये संख्या कहाँ से कहाँ तक होता है? तो ये हमारा जो नंबर होता है ये 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है ना। और ये जो आपका प्राकृतिक संख्या होता है, नेचुरल नंबर, इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? n से प्रदर्शित करते हैं, n से इसको दर्शाते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये जो है, ये किसी बुक में आपको ये जो नेचुरल नंबर होता है इसको कैपिटल N से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है ना। तो आप इसको स्मॉल n भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको जो है आप कैपिटल N भी ले सकते हैं। दोनों में से किसी को भी आप ले सकते हैं। ठीक है। अब अगला नंबर जो है हमारा वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को हम इंक्लूड कर देते हैं तो जो संख्या हमारा बनता है उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप डिफिनीशन देख सकते हैं। अब यहाँ डिफिनीशन आप देख सकते हैं, जब प्राकृतिक संख्या शून्य से शुरू होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब, अभी हम जो है क्या पढ़े हैं? प्राकृतिक संख्या पढ़े हैं। तो प्राकृतिक संख्या हमारा क्या था? 1 था, 2 था, ऐसे डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक टेंड किया था? इनफाइनाइट तक था। ठीक है ना। अब जैसे आप इसमें क्या करते हैं? 0 को रखते हैं, 0 को इंक्लूड करते हैं, तो जो ये संख्या आपको प्राप्त होता है, ऐसे संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। और याद रखिएगा, पूर्ण संख्या को हम किससे दर्शाते हैं? पूर्ण संख्या को हम W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा पूर्णांक संख्या। ठीक है ना। अब पूर्णांक क्या होता है? जब हम पूर्ण संख्या में, ठीक है ना, जब हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेते हैं तो जो संख्या प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को, ठीक है ना, जब पूर्ण संख्या में, याद रखे रहिएगा, ये जो पूर्णांक आपका होता है, पूर्णांक में ऑलवेज जो है ऋणात्मक संख्या आ जाते हैं। ठीक है ना। ये संख्या जो रहेगा, ये नंबर आप जो कलेक्शन रहेगा, ये आपका नेचुरल नंबर और होल नंबर का ही रहेगा। ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या इंक्लूड हो जाएंगे? अब इसमें जो है, अभी हम इसके पहले पढ़े कि एक नंबर हमारा होता है, ये 1 से जो है, वह 1 से जो है हमारा कहाँ तक चलता है? ये 1 से लेके इनफाइनाइट तक चलता है। ठीक है। और जैसे हम 1 में जो 0 को लाते हैं तो ये संख्या हमारा क्या बनता है? यह संख्या हमारा पूर्ण संख्या बनता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, जो हमारा पूर्णांक संख्या है, तो जैसे आप इन दोनों संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में या पूर्ण संख्याओं में, जैसे आप क्या मेंशन करते हैं? ऋणात्मक संख्याओं को मेंशन करते हैं, ऋणात्मक संख्याओं को इसमें सम्मिलित करते हैं, तो जो संख्या हमको प्राप्त होता है उस संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। अब देखिए, ये जो पूर्णांक संख्या होता है, पूर्णांक संख्या को हमेशा हम नंबर लाइन पे दर्शाते हैं। किस पे दर्शाते हैं? संख्या रेखा पे इसको दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है? एक यह रेखा है। ठीक है ना। और इसका जो मिड वाला भाग है ये क्या है? 0 है। तो हम पढ़ते हैं कि 0 से अगर आप इनफाइनाइट तक जाते हैं
तो ये जो संख्याओं का कलेक्शन होता है, जो ये समूह होता है, यह आपका क्या कहलाता है, यह आपका पूर्ण संख्या कहलाता है। तो यहाँ देखिए, जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को हम शामिल करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होता है उसे पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यह 0 है ना, तो जैसे आप 0 में इन सभी संख्याओं में आप ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित करेंगे तो ये जो संख्या बनेगा आपका पूर्णांक संख्या बनेगा, ठीक है ना। तो नंबर रेखा पे या नंबर लाइन पे इसको हम कैसे दर्शाते हैं, तो देखिए 0 से जो है जब दाईं तरफ आप जाते हैं तो प्लस होता है, ठीक है ना। जब आप 0 से दाईं तरफ जाते हैं तो प्लस होता है, और जैसे आप 0 से बाईं तरफ जाते हैं तो आपको संख्या जो है ये ऋणात्मक में मिलता है, ठीक है ना। तो ये जो संख्याएं हैं, संख्याओं का जो ये कलेक्शन है, यह हमारा कहलाएगा पूर्णांक संख्या। और देखिए जो पूर्णांक संख्या होता है इसको हम z से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको हम z से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट संख्या है वह है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को आप कह सकते हैं कि जो हमारा सिंपल वे में जो हमारा सिंपल फ्रैक्शन होता है उसी का यह एक एक्सटेंडेड रूप है, ठीक है ना। कहने का मतलब उसका विस्तारित रूप है। हम लोग फ्रैक्शन में पढ़ते क्या है कि जो आपका फ्रैक्शन होता है, जो भिन्न होता है, वह अंश और हर के मिलने से बना होता है, ठीक है ना। तो वैसे जो आपका परिमेय संख्या होता है सेम वैसे ही होता है, लेकिन इसमें जो कंडीशन होते हैं कुछ वो अलग अप्लाई होते हैं एक सिंपल फ्रैक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिफिनीशन देखिए, परिमेय संख्या का डिफिनीशन क्या होता है, वे संख्याएं, ठीक है ना, वे संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है या लिखा जा सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। वे संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं ऐसे संख्या को क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ पे जो है एग्जाम्पल है इसका परिमेय संख्या का, इसका जो एग्जाम्पल होगा आपका वह होगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आप 1/2, 2/3, 4/5, ठीक है ना। तो ये किस रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं, यह आपको किस रूप में दिखाई दे रहे हैं, ये जो है आपको P/Q के रूप में ये सभी संख्याएं दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है ना। और जब कोई संख्या P/Q के रूप में होगा तो वह संख्या क्या कहलाएगा आपका, वह संख्या आपका परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए जरा, ये तो ठीक है, इसको 2/3, 6/7, 4/9 ये लिखे, लेकिन यहाँ पे जरा देखिए आप, यहाँ पे हम सिंपल जो है 6 लिखे हैं, 8 लिखे हैं, 9 लिखे हैं, 3 लिखे हैं। तो जरा यहाँ पे देखिए, अब यहाँ समझने वाली बात है, ये तो संख्या आपका P/Q के रूप में नहीं है, ये तो सिंपल जो है एक प्रॉपर नंबर है, समझ में आ रहा है। तो आपको एक और, तो देखिए गणित में आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ाया गया होगा, एक सिग्निफिकेंट पॉइंट पढ़ाया गया होगा मैथ का, कि अगर आपके पास एक प्रॉपर नंबर है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक 2 है, ठीक है ना, तो ये क्या है, प्रॉपर नंबर है। तो हमेशा हर एक प्रॉपर नंबर के नीचे क्या होता है, 1 छिपा होता है, समझ में आ रहा है ना। अगर यहाँ पे 5 है तो ऑलवेज याद रखे रहिएगा 5 के नीचे क्या है, 1 है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास क्या है, 6 है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं। कैसे, अगर इस 6 के नीचे हम 1 लिख दें तो अब ये किस रूप में बन गया, ये P/Q के रूप में बना कि नहीं बना। और जब P/Q के रूप में बन गया तो जाहिर सी बात है ये क्या कहलाएगा, हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है ना। इसको जरा याद रखे रहिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। अब इसको देखिए, इसको डिनोट किससे करते हैं, तो याद रखिएगा परिमेय संख्या को हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और अगला जो है हमारा वह है अपरिमेय संख्या। अगला डिफिनीशन हमारा है या अगला संख्या हमारा है अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होता होगा, अभी देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं, परिमेय संख्या पढ़े हैं। तो परिमेय संख्या में हमारा क्या लग जा रहा है, लग जा रहा है ना। तो अ का मतलब क्या होता है, अ का मतलब हम लोग छोटे से ही पढ़ते आ रहे हैं, अ का मतलब होता है नहीं। तो कहने का मतलब जो परिमेय में जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं, परिमेय का जो परिमेय का गुण पढ़े हैं वो इसमें नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना। ऐसा संख्या जिसमें परिमेय का गुण नहीं होगा या कह लें कि जो परिमेय को सेटिस्फाई नहीं करता होगा, ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो अब इसका डिफिनीशन देखिए, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में न लिखा जा सके ऐसे संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। परिमेय का मतलब जिसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय का मतलब जिसको आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो अब इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, कहने का मतलब जो इसमें आपका एग्जाम्पल होगा वो होगा अंडर रूल में 2, अंडर रूल में 3, और जो होगा आपका अंडर रूल में 5, अंडर रूल में 7 डैश कामा पाई, ये जो है etc, समझ में आ रहा है ना। तो अब ये संख्या देखिए, अब आप कहेंगे कि सर जो है आप इनको करनी में ही क्यों लिए हैं,
आप इसको बाहर तो भी ले सकते थे, ऐसे प्रॉपर भी ले सकते थे। तो आप ये गलती मत कीजिएगा कि आप किसी भी संख्या को, ये जो अपरिमेय है इसको प्रॉपर मत लीजिएगा। अगर आप इसको प्रॉपर लेंगे, जैसे मान लीजिए जो कर्ण में 2 है, अगर इसको हम 2 लें तो ये क्या बन जाएगा, इसके नीचे हम 1 नहीं लिख सकते हैं, और जैसे 1 लिखेंगे तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या नहीं बन गया। और जब परिमेय संख्या बन जाएगा तो ये अपरिमेय है ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो इसका जरा डिफिनीशन एक बार फिर से देख लीजिए कि वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में न लिखा जा सके, ऐसे संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कर्णी में 2, कर्णी में 3, कर्णी में 5 और कर्णी में 7 और कामा जो है पाई है, ठीक है ना। ये जो है एसेट्रा होता है, और भी इसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, ठीक है। और ये जो आपका अपरिमेय संख्या होता है इसको हम कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके एक्सेप्शन का, इसका अपवाद का, ठीक है ना। अब यहाँ देख लीजिए, अब हम बात किए कि जो भी संख्या कर्णी में रहेगा, अंडर रूल में रहेगा, वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अभी ये हम बताया नहीं है, यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखे हैं। अब आपको ये देख के लग रहा होगा कि जो भी संख्या कर्णी में रहेगा वो क्या कहलाएगा, आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन जरा ये जो आपका गलतफहमी है इसको मैं दूर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए अब हम यहाँ पे लिख दें अंडर रूल में, अब हम यहाँ पे लिख दें 4, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और लिख दे रहे हैं हम नंबर अंडर रूल में 9, फिर लिख देते हैं हम अंडर रूल में 16 और अंडर रूल में आपका 16 हो गया, फिर यहाँ पे 25, ठीक है, और यहाँ पे अंडर रूल में 36। समझ में आ रहा है। तो अब आपसे अगर ये नंबर दे दिया जाए और पूछा जाए कि आप ये बताइए कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि सब पे जो है कर्णी लगा है, तो जाहिर सी बात है अपरिमेय है। तो ये भी गलती आप मत करिएगा, ठीक है ना। यह एक इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद क्या है कि अगर किसी भी संख्या का, ठीक है ना, अगर किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग बन रहा है, ठीक है ना, या सीधे आप समझ सकते हैं कि अगर कोई संख्या जो है वर्गमूल है, ठीक है ना, अगर कोई संख्या कर्णी में है वो वर्गमूल है किसी संख्या का, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगा। कैसे, जरा इसको देखिए। अब कर्णी में 4 का मान कितना होता है, कर्णी में 4 का मान आपका होता है 2। अब 2 के नीचे आप 1 नहीं लिख सकते हैं, जैसे आप 2 के नीचे 1 लिखेंगे परिमेय संख्या नहीं हो गया, तो कर्णी में 4 जो है आपका अपरिमेय संख्या है, गलत। यह आपका क्या है, परिमेय संख्या। समझ में आ रहा है ना। बन गया। वैसे जो कर्णी में 16 का मान कितना होता है, 4 होता है। अब जाहिर सी बात है ये प्रॉपर हो गया, और प्रॉपर के नीचे क्या होता है, 1 नंबर छुपा होता है, तो ये आपका क्या बन गया, परिमेय संख्या नहीं बन रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो इसको आप लोग याद रखे रहिएगा। वैसे आपसे ये भी पूछा जा सकता है, 1 मिनट, कहाँ गया मेरा कर्सर, जस्ट 1 मिनट। हाँ, अब यहाँ देखिए, यहाँ परिमेय संख्या है, तो यहाँ आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जरा बताइए आप, कर्णी में 49 है, तो क्या ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। तो याद रखे रहिएगा, अगर कोई संख्या है कर्णी में है और वो जो है किसी का वर्गमूल है, समझ में आ रहा है ना, किसी का वर्गमूल बन रहा है, तो वह संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। जैसे कर्णी में 49 है, तो कर्णी में 49 किसका मान होता है, 7 का मान होता है ना। और जब ये 7 का मान है तो 7 के नीचे आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना। और 7/1 हो गया, तो ये किस रूप में आया आपका, p/q के रूप में आया कि नहीं आया। और जब p/q के रूप में आया तो ये क्या कहलाएगा, आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। और यहाँ देखिए एक चीज़ और मिस्टेक हो रहा था, ये जो परिमेय संख्या है, ठीक है ना, तो परिमेय संख्या का जो है कुछ कंडीशन है, जरा इसको देख लें। देखिए अभी छूट रहा था, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका कंडीशन है वही कंडीशन हम लोग छोड़ रहे थे। कंडीशन क्या है इसका, देखिए यहाँ पे जो है आपका परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, ठीक है ना, जहाँ पे p और q क्या है, धन पूर्णांक संख्या है। लेकिन यहाँ पे हमेशा आप याद रखे रहिएगा, जो ये q होता है, ठीक है ना, जो डिनोमिनेटर में q होता है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। समझना। वास्तविक संख्या का डिफिनीशन क्या है, संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, संख्याओं के ऐसे समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिएगा यहाँ पे टाइपिंग एरर है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें परिमेय एवं अपरिमेय संख्या होती है, संख्याओं के ऐसे समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब जो है, मैं यहाँ पे एक सिंगलटन लूँ, सिंगलटन का मतलब यहाँ पे एक ब्रैकेट ले लूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जरा देखिए, अब यहाँ पे जो है इस ब्रैकेट में मैं कुछ नंबर मेंशन करूँ, लिखूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2/3 लिख दूँ, फिर यहाँ पे मैं लिख दूँ 3/14, और मैं यहाँ पे लिखूँ कर्णी में 3,
और यहाँ पे मैं लिखूँ करणी में 5 और यहाँ पे लिख दूँ पाई, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे संख्याओं का एक समूह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे संख्याओं का जो ये समूह दिख रहा है इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है डिफरेंस? यहाँ से जब देखेंगे इस संख्या को तो ये संख्या क्या है आपका, यह संख्या परिमेय है, ठीक है ना, और ये वाला संख्या क्या है आपका अपरिमेय है। तो अगर आपको जो है एक समूह मिल रहा है जिसमें परिमेय भी है और अपरिमेय भी है, तो ऐसे संख्याओं के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे, और इसको हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग याद रखे रहिएगा कि जो वास्तविक संख्या होता है हम इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए जो अगला हमारा संख्या है वह है काल्पनिक नंबर, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, वास्तविक संख्या। जैसे हम लोग परिमेय संख्या पढ़े हैं तो परिमेय संख्या का उल्टा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग इसके पहले क्या पढ़े हैं, वास्तविक संख्या पढ़े हैं। तो वास्तविक संख्या का जो उल्टा होता है वह आपका काल्पनिक संख्या होता है, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं अवास्तविक संख्या के, ठीक है। तो अब काल्पनिक नंबर क्या होता है, काल्पनिक संख्या क्या होता है वो देख लीजिए। तो जो आपका काल्पनिक संख्या का डिफिनीशन होता है वह होता है वे संख्या जिनका वर्ग करने पर मान ऋणात्मक आता है, ऐसे संख्या को काल्पनिक या अवास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई संख्या है और उसका आप वर्ग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका मान जो है ऋणात्मक ही रह रहा है, तो ऐसे संख्या को हम क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या नहीं तो अवास्तविक संख्या कहेंगे। और ये जो काल्पनिक संख्या आपका होता है इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। ये जो आपको कैपिटल आई दिखाई दे रहा है इसको हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। 1 मिनट, इसको हम लोग कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं और इस कैपिटल आई को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो जो ये काल्पनिक नंबर आपका होता है, कहने का मतलब मेरा यह है कि आप एक ऋणात्मक संख्या ले लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं -3। तो जो आपका काल्पनिक संख्या है इसमें आप एक ऋणात्मक संख्या ले लीजिए। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं -3 और -3 लेने के बाद जो है इसको आप किसके बराबर कीजिए, आयोटा के स्क्वायर के बराबर कीजिए। तो आयोटा के स्क्वायर के जैसे आप इसको बराबर करेंगे और यहाँ से आप स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो जो ये आयोटा है आपका यह क्या होगा, अंडर रूल में जैसे आप स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूल में यह आपका होगा ब्रैकेट में -3, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये जैसे आप इसको जो है इसका वर्ग किए तो ये संख्या कैसा आपको मिल रहा है, ऋणात्मक ही मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना। इसको जैसे आप वर्ग करेंगे, कहने का मतलब वर्ग से यह है कि आप जैसे इस पर कड़ी लगाएंगे, अंडर रूल लगाएंगे, तो इस संख्या का जो मान आएगा वो किस में आएगा, ऋणात्मक में ही आएगा। तो ऐसे संख्या को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। कहने का मतलब मेरा यह है कि जैसे आप यहाँ पे मल्टीपल नंबर आप ले सकते हैं, करनी में आप जो है -5 ही ले सकते हैं, फिर आप करनी में जो है क्या ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, फिर करनी में आप जो है -7 ले सकते हैं। तो ये संख्याएं क्या हैं, यह जो आपको संख्याएं दिखाई दे रही हैं ना, यह संख्याएं क्या है, काल्पनिक संख्या है। समझ में आ रहा है। ऐसे संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, अवास्तविक संख्या कहते हैं। अगर किसी भी ऋणात्मक संख्या को आप आयोटा के स्क्वायर के बराबर करेंगे तो जैसे आप स्क्वायर को इक्वल को उधर भेजेंगे तो इस पर क्या लग जाएगा, एक, और ये जो अंडर रूल है इसका जो मान हमेशा आएगा वो निगेटिव ही आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा जो संख्या होते हैं क्या कहलाते हैं, काल्पनिक संख्या कहलाते हैं। अब अगला है संख्या जिनके गुणनखंड दो से अधिक होते हैं, ऐसे संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। फिर से जरा डेफिनेशन देख लीजिए, वे संख्या जिनके गुणनखंड, यहाँ जरा गौर फरमाइएगा, ये क्या बोल रहा है, गुणनखंड बोल रहा है ना, कि वे संख्या जिनके गुणनखंड क्या होते हैं, 2 से अधिक होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब जैसे मेरे पास मान लीजिए कि एक संख्या है 4, तो 4 किससे किससे कटेगा, 4 जो है आपका सबसे पहले तो जो है 4 आपका 1 से कटेगा, ठीक है। फिर 4 जो है किससे कटेगा, 4 आपका 2 से कटेगा, फिर 4 जो है आपका किससे कटेगा, 4 जो है खुद 4 से कटेगा। तो यहाँ पे जो है आपको गुणनखंड कितने मिल रहे हैं, 2 से अधिक मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब एक भी जो है 4 को काट दे रहा है, 2 भी 4 को काट रहा है, और 4 जो है खुद को 4 को काट दे रहा है। तो यहाँ पे जो है 4 के गुणनखंड कितने हुए, 2 से अधिक हुए कि नहीं हुए। तो ये जो आपका संख्या 4 है यह क्या कहलाएगा, यह आपका भाज्य संख्या कहलाएगा। तो याद रखिएगा कि जो भाज्य संख्या के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है ना, वो हमारे होते हैं, वह हमारा होता है 4, 6,
ठीक है। फिर आपका होता है 8, 9, 10, 12, 14 और 16 डॉट डॉट, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जरा आप 6 को लीजिए, ठीक है ना। तो 6 किससे कटेगा, हम जानते हैं जो 6 है वो 1 से भी कटेगा, ठीक है। 6 किससे कटेगा, 2 से भी कटेगा। और जो आपका 6 है वो किससे कटेगा, 3 से भी कटेगा। और 6 जो है खुद 6 से कटेगा। तो यहाँ पे आप क्या पा रहे हैं, यहाँ पे आप पा रहे हैं कि जो ये गुणनखंड है 6 का वो क्या हो रहा है, 2 से अधिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इनकी जो संख्याएं हैं गुणनखंडों की 6 की, ये 2 से अधिक है कि नहीं है। यहाँ पे कितने मिले, 4 मिले कि नहीं मिले, तो ये 2 से अधिक है, जाहिर सी बात है। तो जब 2 से अधिक है तो ऐसा संख्या हमारा क्या कहलाएगा, ऐसा संख्या हमारा कहलाएगा कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है ना। ऐसे आप ये वाला जो है गुणनखंड वाला जो है इन सब पे भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं कि ये संख्या जो है कितने बार में कट रहे हैं, या इनका गुणनखंड जो है 2 से अधिक हो रहा है या 2 ही हो रहा है, ठीक है ना। अब अगला हमारा है कि अभाज्य संख्या। फिर देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं भाज्य, तो जो भाज्य पढ़े हैं सेम उसी का उल्टा है ये अभाज्य, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, वह संख्या जिनके गुणनखंड केवल 2 ही होते हैं, ऐसे संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसे बोलेंगे कि अगर मान लीजिए आपके पास एक कोई संख्या है, अगर उस संख्या का गुणनखंड जो है कितने हो रहे हैं, 2 ही हो रहे हैं, तो ऐसे संख्या को क्या कहेंगे, हम अभाज्य संख्या कहेंगे। कहने का मतलब वो संख्या जो है 2 ही संख्याओं से कट रहा है, तो वो संख्या क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास क्या है, 2 है। तो अब जरा बताइए, 2 है, 3 है, ठीक है। फिर आपके पास क्या है, 5 है, 7 है, 11 है, ये डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा, समझ में आ रहा है ना। तो आप यहाँ पे जो है 2 को पहले ले लीजिए, अब 2 को काटिए, तो 2 किससे कटेगा, 2 1 से कटेगा, फिर ठीक है। और 2 किससे कटेगा, 2 खुद से कटेगा, समझ में आ रहा है ना। 2 जो है 1 से कटेगा, नहीं तो ये खुद से कटेगा। तो यहाँ पे जो 2 का गुणनखंड है वो कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है ना। एक 1 आ रहा है और दूसरा 2 आ रहा है, तो इनकी जो संख्या है वो कितना हो रहा है, लोग 2 ही तो हो रहा है। अब यहाँ पे डिफिनीशन में क्या है कि जिनके गुणनखंड केवल 2 ही होते हैं वह संख्या क्या कहलाएंगे, अभाज्य कहलाएंगे। तो यहाँ पे 2 क्या होगा आपका, अभाज्य संख्या होगा। वैसे आप 3 को भी ले सकते हैं, तो 3 किससे कटेगा आपका, 1 से कटेगा, नहीं तो खुद 3 से कटेगा। तो ये क्या हुआ आपका, यह जो हुआ आपका एक अभाज्य संख्या हुआ। 5 को भी आप ले सकते हैं, तो 5 जो है आपका 1 से कटेगा, नहीं तो खुद 5 से ही कटेगा, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे जो संख्याएं होते हैं क्या कहलाते हैं, आपका अभाज्य संख्या कहलाते हैं। 7 को भी आप ले सकते हैं, 7 जो है खुद से कटेगा, नहीं तो 7 जो है 1 से कटेगा, ठीक है। तो ये जो संख्याएं हैं आपका अभाज्य संख्या कहलाएंगे, इसको आप लोग याद रखे रहिएगा, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे सभाज्य संख्या के बारे में। अगला है हमारा सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या क्या होता है, तो इसका डिफिनीशन देखिए, वह संख्या जिनके केवल एक ही गुणनखंड होते हैं, ऐसे संख्या को सभाज्य संख्या कहते हैं। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, इसके पहले हम लोग पढ़े भाज्य। भाज्य क्या होता है, भाज्य में जो है जो नंबर ऑफ फैक्टर होता है वो क्या होता है, 2 से अधिक होता है, समझ में आ रहा है ना। और उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, उसके बाद हम लोग पढ़े अभाज्य। अभाज्य में नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं, गुणनखंडों की संख्या कितना होता है, यह लेस होता है, समझ में आ रहा है ना। किससे, 2 से लेस होता है, नहीं तो 2 के बराबर होता है, बात क्लियर है। और जो हमारा थर्ड है वो क्या है, सभाज्य संख्या है। तो इसमें जो गुणनखंडों की संख्या हमारी होती है वो कितना होता है, केवल 1 ही होता है, ठीक है ना। तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, सभाज्य संख्या बोलते हैं। अब देखिए जो सभाज्य संख्या आपका होता है, इसमें आपका एग्जाम्पल होगा, अब हम लोग देख लेते हैं सभाज्य संख्या के एग्जाम्पल। तो सभाज्य संख्या का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आपसे पूछा जाता है, वो है आपका 1, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 1 क्या है, भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, तो आप बताएंगे कि 1 जो है आपका ना ही भाज्य संख्या है और ना ही जो है आपका ये अभाज्य संख्या है। 1 क्या है आपका, सभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि जो इसका गुणनखंड है वो केवल 1 ही है। कैसे, अगर आप
वन को अगर आप डिवाइड करते हैं तो 1 किससे डिवाइड होगा, खुद से ही डिवाइड होगा ना। तो खुद से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, एक ही से डिवाइड हो रहा है ना। तो जब एक से डिवाइड हो रहा है तो इसका कितने गुणनखंड हो रहे हैं, एक ही हो रहा है ना। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा सौभाज्य संख्या कहलाएगा। वैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2/3, क्या लिख सकते हैं 2/3। फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3/4, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4/5। ये संख्या क्या कहलाएंगे आपके, ये जो सभी संख्याएं हैं यह आपके कहलाएंगे सौभाज्य संख्या। कैसे, जरा यहाँ देखिए 2/3 है तो 2/3 किससे कटेगा, 2/3 किसी नंबर से कटेगा क्या, किसी नंबर से नहीं कटेगा। यह जो 2/3 है यह आपका किससे कटेगा, यह भी 1 से कटेगा और ये भी 1 से कटेगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसका गुणनखंड कितना हो रहा है, 2/3 का गुणनखंड कितना हो रहा है, 1 ही तो हो रहा है। वैसे आप देख सकते हैं 3/4 को, 3/4 जो है आपका ये किससे कटेगा, 1 ही से कटेगा ना। 1 जो है 3 से कटेगा, ठीक है ना, और ये भी 1 से कटेगा। तो इसका जो गुणनखंड हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1 ही गुणनखंड हो रहा है ना। तो जब 1 गुणनखंड हो रहा है तो ऐसा संख्या क्या कहलाएगा हमारा, ऐसा संख्या हमारा सौभाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला हमारा है समृद्ध संख्याएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, ये बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है समृद्ध संख्या। अब समृद्ध संख्याएं क्या होता है इसको जरा देख लेते हैं। जब किसी वास्तविक संख्या में काल्पनिक संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या को समृद्ध संख्या कहते हैं, ठीक है ना। डिफिनीशन क्या है, जरा डिफिनीशन देखिए इसका। जब किसी वास्तविक संख्या में काल्पनिक संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या को समृद्ध संख्या कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो समृद्ध संख्या होता है याद रखे रहिएगा, समृद्ध संख्या को हम जो है इसको हम कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, समृद्ध संख्या को हम कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे यहाँ पे जो है आपको डिफिनीशन में ही पता चल रहा है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को आप अगर जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, तो जो संख्या आपको मिलेगा समृद्ध संख्या होगा। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय का कलेक्शन होता है कि नहीं होता है। कहने का मतलब जो वास्तविक संख्या है आपका, जरा इसको यहाँ पे लिख लीजिए, वास्तविक संख्या को पहले आप लिखिए। तो वास्तविक संख्या हमारा क्या होगा, 1/2 होगा, ठीक है, 2/3 होगा, और क्या होगा, कड़ी में 3 होगा, कड़ी में 7 होगा, और क्या होगा, पाई होगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका क्या हुआ, यह आपका वास्तविक संख्या हुआ। अब यहाँ देखिए काल्पनिक संख्या क्या होता है। काल्पनिक संख्या आपका जब किसी संख्या को किसी ऋणात्मक संख्या का आप कड़ी लगाते हैं, ठीक है ना, उस पर आप अंडर रूट लगाते हैं, तो वो संख्या जो मान देता है वो हमेशा निगेटिव में ही देता है, ऋणात्मक में ही देता है, ठीक है ना। तो ऐसे संख्या क्या कहलाते हैं, काल्पनिक संख्या कहलाते हैं। तो हमारा काल्पनिक संख्या क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हो जाएगा आपका कड़ी में -2, फिर हो जाएगा आपका कड़ी में -3, ठीक है ना, और ये भी डॉट डॉट, इसको आप बंद कर दीजिए, ठीक है। अब ये इन दोनों संख्याओं को आप लीजिए, समझ में आ रहा है ना, दोनों संख्याओं को लीजिए, और ये जो दोनों संख्याएं हैं आपका, इनको आपस में जोड़िए या घटाइए। तो जैसे आप इनको आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो जो संख्या आपको प्राप्त होगा वह संख्या क्या कहलाएगा आपका, वह संख्या आपका वास्तविक संख्या कहलाएगा। जैसे अब यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते हैं हम, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दिए 2 + 3i, क्या लिख दिए 2 + 3i। अब यहाँ देखिए ये जो संख्या होगा आपका क्या कहलाएगा, समृद्ध संख्या कहलाएगा। अब आप पूछेंगे कि सर यहाँ पे तो जो है आपको यहाँ पे करणी में -3 लिखना चाहिए, तो आप जो है यहाँ पे ये क्यों आप लिख दिए हैं, जो है सिर्फ आप 3 ही क्यों लिखे हैं। तो याद रखे रहिएगा, ये जो i है, i आपका क्या है, इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक नंबर है, और i बराबर हमेशा कितना होता है, -1 होता है। और जैसे यहाँ पे करणी में आप -1 रखेंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगा, पूरा काल्पनिक नंबर बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और काल्पनिक नंबर और ये जो है वास्तविक नंबर, ठीक है ना, इन दोनों का जो आपका समूह होगा या इन दोनों संख्याओं का जो क्या बोलते हैं कलेक्शन होगा, वह क्या कहलाएगा, हमारा समृद्ध संख्या कहलाएगा, ठीक है ना। इसका एग्जांपल और भी आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4, यहाँ पे एक माइनस कर लीजिए, आपका डाउट इससे ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आप माइनस ले लीजिए, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं 4 - ब्रैकेट में आप ले लीजिए यहाँ पे 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, ये जो संख्या हमारा वास्तविक और ये संख्या क्या है आपका काल्पनिक है, दोनों को क्या किए हैं, घटाए हैं ना। तो जो संख्या प्राप्त हुआ है क्या कहलाएगा, आपका समृद्ध संख्या कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना। और याद रखे रहिएगा, ये जो समृद्ध संख्या होता है, समृद्ध संख्या का जो स्टैंडर्ड रूप होता है आपका, वह होता है a+ क्या होता है, a + ib। z बराबर क्या होता है,
ए प्लस आई बी। और समरी संख्या को हम किससे दर्शाते हैं, कैपिटल जेड से दर्शाते हैं। जेड बराबर क्या होता है, ए प्लस आई बी होता है, जहाँ पे ए जो है ना आपका, ए क्या कहलाता है आपका, यह ए जो है आपका रियल नंबर होता है, और आई जो है आपका यह क्या है, काल्पनिक नंबर है ना, सॉरी ये जो है आपका क्या है, हाँ सही है, यह आपका क्या है, काल्पनिक संख्या है। तो जब ये वाला काल्पनिक संख्या है तो ये जो पार्ट है आपका बी, ये भी क्या होगा आपका काल्पनिक संख्या ही कहलाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। समझ